नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 12 नवंबर 2022। देखेंगे आज के कुछ मुख्य समाचार। एससी ऑर्डर्स रिलीज ऑफ ऑल लाइफ राजीव केस षड्यंत्र के तहत हुई थी। आप सभी को इसके बारे में जान ही रहे होंगे। अगर नहीं जान रहे हैं तो ऊपर बाएं कोने पर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। राजीव गांधी की हत्या व पिरारीवलन का एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, उसे रिफर कर सकते हैं आप। पूरा सिनारियो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं न्यूज़ पर। सुप्रीम कोर्ट ने उन 6 लोगों को जिन पर राजीव गांधी जी को मारने के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप था, उन्हें रिहा कर दिया है। पहले उम्र कैद की सजा मिली थी उन्हें, बट अब उनको रिहा कर दिया गया है। इसी साल मई जून के महीने में एजी पिरारीवलन को भी रिलीज किया गया था, जो कि मुख्य आरोपी थे राजीव गांधी के हत्या के षड्यंत्र में। अब देखिए, इस टॉपिक पर काफ़ी चर्चा हुई है इस पूरे साल में, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो स्टेट का गवर्नर है, ये दोनों पिक्चर में आते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट पिक्चर में आते हैं, क्योंकि जो माफ़ीनामा था वो आपका प्रेसिडेंट के पास गया था पिरारीवलन का। वैसे ही जो ये 6 लोग जिनको रिहा किया गया है, इनका भी ऐसे ही केसेस में वाया प्रेसिडेंट, जो आपका माफ़ करने का अधिकार होता है गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास, उसको यहाँ पर रिफर किया गया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। इस पूरे केस का डिटेल और जो गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट का क्लैश हुआ है इस मामले पर, उस वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है और काफ़ी डिटेल है, आप उसके ऊपर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है आपका सेंटर साइलेंस ऑन जुडिशियल पोस्टिंग्स कंडेमेबल एससी। अभी आपने सुना ही होगा, जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं श्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए हैं जुडिशियरी पर, मेनली कॉलेजियम पर। आरोप क्या है कि नेपोटिज्म और जो बायसनेस है, मतलब कि एक ही तरह के लोगों का बार बार उसमें आना। देखिए, कॉलेजियम एक्चुअली एक ग्रुप है, या फिर कह लीजिए एक कमेटी है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और जो उनके बाद सीनियर मोस्ट 4 जजेस होते हैं उनका। अब देखिए, जुडिशियरी इस पर, अब देखिए जो यहाँ पे आरोप लगे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तब उस पर जुडिशियरी कैसे चुप रह सकता है। तो उन्होंने भी प्रत्यारोप लगाते हुए ये कहा कि जो भी नाम हम रिकमेंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, जो आपके जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वाया प्रेसिडेंट, वो आपको पहले रिकमेंडेशन दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसी कॉलेजियम के द्वारा। तो उनका कहना है कि जो भी हम रिकमेंडेशन देते हैं उसको सेंटर ठंडे बस्ते में डाल देती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हमारा जो उनका जो अपना इंटरनल चेक्स और बैलेंस है, उन्हीं के थ्रू वो इस पूरे प्रोसेस को करते हैं, जिसके थ्रू जजेस को रिकमेंड किया जाता है। और आजकल आप देखो तो जब से नहीं, जो भी आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो भी कॉलेजियम के, उनके मिनट्स वो लोग अपलोड करते रहते हैं। कि आप इसको आप कंपेयर कर सकते हो जस्ट लाइक रिकमेंडेशन फ्रॉम पार्लियामेंट टू प्रेसिडेंट। जैसे आप पार्लियामेंट कुछ प्रेसिडेंट को कोई बिल है, उसको आप जब भेजता है, तो प्रेसिडेंट अगर उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, तो वो एक जिसको आप पॉकेट वीटो भी कहते हैं कॉमन टर्म्स में। वैसे ही कॉलेजियम गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजती है। अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत अच्छा, अति उत्तम। अगर रिजेक्ट कर दिया तो कॉलेजियम फिर से रीथिंक करेगा। अगर कॉलेजियम फिर से उन्हीं जजों को रिकमेंड करता है तो सेंटर को उसे अपॉइंट करना होता है। यह आपका सेकंड टाइम में होता है। इसलिए सेंटर दिमाग लगा के क्या करते हैं कि रिकमेंडेशन को पहले वाले जो फर्स्ट इंस्टेंस रिकमेंडेशन है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। देखिए, जो अपॉइंटमेंट है वो तो महामहिम राष्ट्रपति जी ही करते हैं, बस रिकमेंडेशन कॉलेजियम के थ्रू जाता है। आप देखो, कई बार राष्ट्रपति किसी भी बिल को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेते हैं। सेम चीज यहां भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो संविधान है उसमें टाइम का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि कितने समय तक वहां जो सुप्रीम कोर्ट को जो रिकमेंडेशन उन्होंने भेजा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो प्रेसिडेंट हैं वो कितने टाइम तक उसे होल्ड कर सकते हैं, कितने टाइम में उनको रिप्लाई बैक देना है। इसी कारण से ये जो आपका जितने भी बिल्स हैं या फिर और भी हैं, इन सभी को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। एक और बात देखिए, कॉलेजियम का संविधान में कोई मेंशन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने सहूलियत के हिसाब से खुद का इसका आविष्कार किया है। आर्टिकल 124 के थ्रू प्रेसिडेंट जजेस का अपॉइंटमेंट तो करते हैं और अपॉइंटमेंट के लिए सीजेआई से कंसल्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो कंसल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कंसल्ट को आप अलग अलग टर्म्स में देख सकते हैं। कंसल्ट का सीधा अगर हम मायने देखें तो आप अगर कभी डे टू डे लाइफ में अगर देखो तो आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कहीं पर कुछ तकलीफ होती है, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने, वो आपको कोई मेडिसिन या फिर कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट करता है। अब उसको मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जाहिर सी बात है, यहां पर सुप्रीमेसी किसकी हुई? आपकी सुप्रीमेसी है। यहां पर डॉक्टर जस्ट एक मीडियम है। तो वैसे ही अगर
जो आपका रिकमेंडेशन है सीजीआई का प्रेसिडेंट को किसी के नियुक्ति के लिए, तो वो एक कंसल्टेशन ही होना चाहिए था। जो पहला केस था आपका 1981 में, उसमें एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि जो कंसल्टेशन है वो एक सलाह जैसा ही है, मतलब कोई फोर्स नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है। लेकिन फिर आपका 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने आप को थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हुए ये बोला कि जो सीजीआई हैं, वो जो सलाह दे रहे हैं, वो उनका अपना केवल सलाह नहीं है, उनके साथ ही साथ दो और सीनियर मोस्ट जो जज हैं उनका कंबाइंड ओपिनियन है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा उसका वजन बढ़ जाता है। और लास्ट में 1998 में आते आते इस फैमिली में दो और जजों को ऐड कर दिया गया। मतलब पहले 3 जजों का बेंच था, मतलब कि जो सीजीआई हैं, और 2 सीनियर मोस्ट जज। अब क्या हुआ कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनके साथ साथ जो सीजीआई हैं उनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जज को भी ऐड कर दिया गया। तो अब ये एक बाइंडिंग के रूप में हो गया है। तो इतना तो आप याद रखिएगा कि जो कॉलेजियम है उसका संविधान में कोई चर्चा नहीं है। कॉलेजियम केवल रिकमेंडेशन देता है। एक बार अगर रिकमेंडेशन चला गया है और प्रेसिडेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, दोबारा अगर सेम रिकमेंडेशन जाता है तो सरकार को उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब सीजीआई पर इतनी बात हो रही है तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि फिलहाल हमारे सीजीआई चेंज हुए हैं। सीजीआई यूयू ललित को रिप्लेस करके फिलहाल हमारे सीजीआई बने हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अल्टीट्यूड डिसाइड्स सिमियंस एटीट्यूड टू डाइट। पिक्चर में आपको जो लंगूर दिखाई दे रहा है वो है आपका हिमालयन ग्रे लंगूर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो सेमनियोपिचस एजेगस। ये आपका इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है क्योंकि इसकी जो संख्या है वो 1500 से घटकर नीचे आ चुकी है। हिमाचल प्रदेश के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उसमें एक स्टडी किया गया है कि जो थोड़ा ऊपर के हाइट पर, या देख लीजिए जो आप लगभग 2400 मीटर के हाइट पर जो आपका कालाटॉप फॉरेस्ट है वहाँ पाए जाने वाले लंगूर फूल खाते हैं, और जो नीचे खज्जर फॉरेस्ट में रहने वाले लंगूर हैं वो फ्रूट्स खाते हैं। दोनों सेम प्रजाति के ही हैं, बस लोकेशन में चेंज है, इस कारण से उनके डाइट में भी चेंजेस हैं। तो हैबिटेट ध्यान में रखिए। यहाँ से बस इंपॉर्टेंट इस पूरे आर्टिकल से इंपॉर्टेंट बस इतना है कि आप इस लंगूर का नाम याद रखिए, हैबिटेट क्या है और साइंटिफिक नेम क्या है। हिमालयन ग्रे लंगूर जो कि आपका हिमाचल प्रदेश के एरिया में पाया जाता है, जो खज्जर कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर आपको पाया जाता है। जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है आपका सेमनोपिथेकस एजेक्स। आशा है ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। मिलेंगे कल फिर कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।